पादप का वह वायवीय भाग जो बीजांकुरण के दौरान किससे निकलता है? परांकुर से। देखिए हमने मूल का अध्ययन किया, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? मूलांकुर के द्वारा। तना किससे बनता है? परांकुर से बनता है। तो पहला क्वेश्चन है, तने का उद्भव किसके द्वारा होता है? परांकुर के द्वारा। पादप का वह वायवीय भाग जो बीजांकुरण के दौरान बीज के अंकुरण के दौरान बीजांकुरण के दौरान भ्रूणीय अक्ष की परांकुर से विकसित होता है। अब बताइए तने के अंदर वृद्धि कौन सी होगी? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती और धनात्मक प्रवासानुवर्ती। देखिए तने में क्या, देखिए इसमें कुछ नहीं रटना, अपने गुरुत्वाकर्षण बल किस तरफ लगता है? नीचे की तरफ लगता है। अगर कोई पादप भाग नीचे की तरफ वृद्धि कर रहा है तो उसके लिए अपने धनात्मक लगा देंगे, ठीक है, और उसके उल्टी है तो ऋणात्मक लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार प्रकाश ऊपर से आता है तो ऊपर की तरफ कोई भी भाग वृद्धि कर रहा है वो धनात्मक, नीचे की तरफ कर रहा है तो ऋणात्मक, ठीक है। पॉजिटिव होता है अपना जो सही दिशा में जा रहा है, ठीक है, जिस दिशा से कोई क्रिया हो रही है उसी दिशा में जाना। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती तथा ऋणात्मक जलानुवर्ती। यहाँ अपने जलीय पादपों का भी तो अध्ययन करना है, उसमें जल से ऊपर की तरफ करना पड़ता है। ऋणात्मक जलानुवर्ती वृद्धि होती है। देखिए मैंने दो शब्द बताए थे ना, नोड और इंटरनोड। से लिखी नोड, हाँ संधि और नोड या परम संधि। तने पर उपस्थित गांठें, नोड या परम संधियां, तने पर उपस्थित गांठें क्या कहलाती है? नोड कहलाती है, परव संधियां कहलाती है। तो लिखिए परव, इंटरनोड। फैसला के लिखिए दो परव संधियों के बीच का भाग, दो परव संधियों के बीच का भाग, दो परव संधियों के बीच का भाग नोट लगा के एक लाइन लिखी। तने पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। तने पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं और मूल पर कौन से होते हैं? एक कोशिकीय। याद रखना। दो परव संधियों के बीच का भाग है, दो परव संधियों के बीच का भाग, ठीक है, दो परव संधियों के बीच का भाग। देखिए तने के ऊपर जो गन्ने का तना देखा होगा आपने, गांठें पाई जाती है ना, दो गांठें, वो गांठें तो क्या कहलाती है? नोड कहलाती है। और उन गांठों के बीच वाला जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, इंटरनोड कहते हैं, परव कहते हैं। अब देखिए तने दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शाकीय तना और एक होता है काष्ठीय तना। न लिखवाने की जरूरत है, न रटने की जरूरत है, आपको सीधा याद रखना है। हरा कोमल तना क्या कहलाता है? शाकीय तना, जबकि मजबूत भूरे रंग का तना काष्ठीय तना कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाने की संभावना नहीं है और पूछेगा तो किसी का भी गलत नहीं होगा।
हरे पतले कोमल तने जिनको अन्य पादपों की या किसी सहारे की जरूरत होती है वृद्धि करने के लिए क्या कहलाती है? शाकीय तने कहलाती है। जबकि मजबूत भूरे रंग की जो तने जिनके ऊपर छाल उपस्थित रहती है काष्ठीय तने कहलाती है। ठीक है, हेडिंग डालिए तने के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तने के रूपांतरण, तने के रूपांतरण, तने की रूपांतरण। इसमें देखिए पहला प्रकार लिखिए भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत रूपांतरण, भूमिगत रूपांतरण तो जो भूमि के अंदर तना किस किस प्रकार से रूपांतरित होकर कौन कौन सी संरचनाएं बनाता है वो अपने को याद रखना है। भूमिगत रूपांतरण में लिखिए कंद, किसमें पाया जाता है? आलू के, ठीक है, कंद आलू के। अब देखिए आलू पर जो छोटे छोटे स्पॉट पाए जाते हैं ना, चिन्ह पाए जाते हैं, उनको अपने क्या नाम देते हैं? उनको अपने कहते हैं आई, आम। अपने आलू का पौधा लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? एक आलू लिया, इस पर जो छोटे छोटे चिन्ह है ब्लैक वाले से, उनको काट के फिर बोलते हैं ना। अब उस आई के द्वारा या आंख के द्वारा क्या बनेगी? कलिका बनेगी। ठीक है, इसके द्वारा नए पौधे का विकास होता है। तो आलू रूपांतरित तना है। ठीक है, कौन सा प्रकार? कंद प्रकार। अगला लिखिए परकंद, परकंद, परकंद किसमें पाया जाता है? अदरक के। और जो एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूँ वो याद रखें। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। जिनमें में से कंद है, आलू, परकंद है, अदरक, गंधकंद, जमीकंद, सलगकंद, बस ये 5 प्रकार है अपने इसके। अगला लिखिए गंधकंद, गंधकंद, गंधकंद। 10 लगा के लिखिए अरबी, अरबी या केसर, अरबी या केसर, अरबी तथा केसर। लोरियोडस, अरबी केसर वो नाम नहीं देते आप कॉम्पिटिशन वाले ना, नीट वगैरह के अंदर डीप के अंदर जाते हैं तब अपने से पूछे जाते हैं। देखिए परकंद के अंदर जो अदरक की वृद्धि होती है ना, वो जमीन के साथ साथ होती है। इस प्रकार की एक वृद्धि को अपने क्या नाम देते हैं? क्षैतिज वृद्धि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये परकंद कौन सी वृद्धि करता है? क्षैतिज वृद्धि करता है। ठीक है, और ये जो वृद्धि करता है ना अरबी वाला, ये ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। ठीक है, कौन सी वृद्धि होती है? ऊर्ध्वाधर वृद्धि होती है। लिखिए सलगकंद, पता है सबको, किसमें पाए जाते हैं? प्याज में। सलगकंद, प्याज के अंदर। और ठीक है, तो इसमें सलकें पाई जाती है, पत्ते पाई जाती है, जिसके संघनन से सलगकंद का निर्माण होता है। तो सलक पत्तर इसका प्रमुख भाग है, ध्यान रखना। जो पत्तियां होती है ना, उनके रूप में तना रूपांतरित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सलक पत्तर। तो सलगकंद की प्रत्येक इकाई क्या है? सलक पत्तर। अपने प्याज का ऊपरी भाग हटाते हैं तो वो छिलके से निकलते हैं ना, तो प्रत्येक छिलका क्या है? सलक पत्तर। ठीक है, लिखिए अर्धवायवीय रूपांतरण। ये हो गए अपने भूमिगत रूपांतरण जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, भूमिगत रूपांतरण। अगला प्रकार लिखिए अर्धवायवीय रूपांतरण, जो आधे तो भूमि के अंदर होते हैं और आधे जमीन में। अर्धवायवीय रूपांतरण, ये ऊपर जो उदाहरण मैंने दिए ये पूरी तरह से भूमि के अंदर होते हैं। ठीक है,
अर्धवायवीय रूपांतर इंपॉर्टेंट है भाई, भूमिगत भी इंपॉर्टेंट है, अर्धवायवीय भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऊपरी भूस्थारी, ऊपरी भूस्थारी, ऊपरी भूस्थारी इसे बोलते हैं रन्नर। समझ के याद करना इसको, और रटोगे ना तो आपस में मिलेंगे सारे। रन्नर जमीन के ऊपर ऊपर, ऊपरी भू, भू कहते हैं धरा धरती को, ऊपरी जमीन के ऊपरी भाग में क्षितिज वृद्धि करने वाले जो तने होते हैं ना, उनको हम अर्धवायवीय रूपांतरण के नाम से जानते हैं। किनमें पाए जाते हैं? दूब घास में, ठीक है, दूब घास में। और इनमें ना परव संधियों से जड़ें निकलती है, ध्यान रखना, परव संधियों से जड़ें। जड़ें किस भाग से निकलती है? परव संधियों से, ठीक है। फिर है भूस्थारी, भूस्थारी दस लगा के लिखिए स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। इसमें गांठें पाई जाती है छोटी छोटी, उन गांठों के द्वारा जड़ें निकलती है। अगला प्रकार लिखिए अंतः भूस्थारी, अंतः भूस्थारी शुक्र के नाम से इसे जानते हैं। और ये किसमें पाई जाती है? पुदीना वो शक्कर से अलग है ना, ये थोड़ी ना होता है। अंतः भूस्थारी वाला होता है क्या? तो उसमें तो पूरा ही बार होता है, वायवीय होता है, अर्धवायवीय कैसे हो गया? अर्धवायवीय थोड़ी ना होता है। केले का तना तो पूरी तरह से वायु के अंदर ही होता है ना, पुदीना तो आधा अंदर होता है, आधा बाहर होता है। दूब घास की आधी अंदर होती है, सकर्स वो अलग है ना, वो इसमें नहीं है। अंतः भूस्थारी शुक्र पुदीना दस लगा के लिखिए। इसमें मुख्य तना जमीन के भीतर, मुख्य तना जमीन के भीतर, मुख्य तना जमीन के भीतर। अर्धवायवीय का अंतिम प्रकार लिखिए भूस्थारिका, भूस्थारिका ऑफसेट के नाम से इसे जानते हैं, भूस्थारिका। और ये पाया जाता है पृष्ठीय जलकुंभी के रूप, जलकुंभी तथा पृष्ठीय जल, जलकुंभी तथा पृष्ठीय जलीय पादप जो होती है, इनके अंदर भूस्थारिका पाया जाता है। ध्यान रखना भूस्थारी और भूस्थारिका में अंतर है, यहाँ आप ध्यान दीजिए। भूस्थारी और भूस्थारिका में अंतर है। भूस्थारी के अंदर स्ट्रॉबेरी आती है, जबकि भूस्थारिका के अंदर जलीय पादप आते हैं, ठीक है, जलकुंभी आइकोनिया, जिसे बंगाल का आंतक कहा जाता है। क्यों? पूरी तरह से जल की कोई आसानी से रख लेती है। बंगाल का आंतक, बंगाल के खाड़ी क्षेत्रों के अंदर, जलीय क्षेत्रों के अंदर सुंदर पुष्पन के कारण इसका रोपण किया गया और फिर तेजी से इसने क्या किया? वृद्धि और विकास, ठीक है। इस कारण इसे हम क्या कहते हैं? बंगाल का आंतक, क्योंकि ऊपरी सतह पूरी तरह से ढकने के कारण जलीय जीव मरने लगे, ठीक है। तो ये अपने तीन तो आपको याद रखने ही रखने हैं। कौन से? ऊपरी भूस्थारिका, भूस्थारी और भूस्थारिका। ऊपरी भूस्थारी का उदाहरण याद रखना है आपको अच्छी तरह से, दूब घास, ये तो रखने की जरूरत नहीं। ऊपरी भूस्थारी अपने सीधा सही, जमीन के ऊपर है तो दूब घास ही है, ठीक है। अंतः भूस्थारी में जमीन के अंदर है तो क्या आएगा? पुदीना आएगा। दो तो क्लियर हो गए, ये दोनों आपस में मिलेंगे, ध्यान रखना। तो आप एक याद रख लेना, ऑफसेट या भूस्थारिका जलीय पादपों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रकार लिखिए वायवीय रूपांतरण। वायवीय रूपांतरण ये हो गया अपना अर्धवायवीय रूपांतरण। पहला था अपना भूमिगत रूपांतरण, फिर था अपना अर्धवायवीय रूपांतरण और अगला है अपना वायवीय रूपांतरण। वायवीय रूपांतरण उसमें लिखिए स्तंभीय तंतु, स्तंभीय तंतु, स्तंभीय तंतु, स्तंभीय तंतु
किसमें पाए जाते हैं? अंगूर के अंदर। पूरी तरह से मिला। अंगूर की बेल देखिए क्या, ऊपर वो लगा के रखते हैं अपने लकड़ी के बने हुए ढांचे से लगा के सहारा रखते हैं, उसके ऊपर ये अंगूर की बेल होती है। तो पूरी तरह से ये क्या है? वायवीय है। ठीक है। फिर देखिए पर्णाभ स्तंभ। पर्णाभ स्तंभ, पर्णाभ स्तंभ ये आ गई आपकी ओपनसिया। ठीक है, पूरी तरह से वायु में होता है तना। देखिए पर्णाभ परव, एस्फेरिक्स, पर्णाभ परव एस्फेरिक्स। ये लास्ट वाला उदाहरण आप रट लेना। पत्थर पर कलिका, इसे बुलबिल के नाम से जानते हैं। पत्थर पर कलिका या बुलबिल। अगेव, ओक्जेलिस और डायोस्कोरिया तीनों याद रखना। अगेव, ओक्जेलिस और डायोस्कोरिया। तीनों ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तीनों में से कोई नाम आएगा। अगेव के अंदर तना किस रूप में रूपांतरित होता है? पत्थर पर कलिका के रूप में, बुलबिल के रूप में। ठीक है, तो ये आपका लास्ट वाला एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। तो ये अपना सेकंड पार्ट हो गया, कौन सा? तना। ठीक है, पहला अपना कौन सा था? जड़। दूसरा पार्ट हो गया तना। तीन प्रकार से रूपांतरित होता है, या तो पूरी तरह से भूमिगत है, या आधा भूमिगत और आधा वायु में, जिसे मैं अर्धवायवीय कहते हैं, या पूरी तरह से वायु के अंदर तना है। विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित होता है। एक लाइन लिखिए, स्तंभ, स्तंभ, खाद्य संग्रहण, खाद्य संग्रहण, संवन, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। बीज के अलावा किसी भी भाग के द्वारा नए पदार्थ का निर्माण क्या कहलाता है? जैसे गुलाब के अंदर अपने तना ले लिया और उसको बोल दिया। ठीक है, कायिक प्रवर्धन तथा आरोहण में सहायक, तथा आरोहण में सहायक, आरोहण में सहायक, आरोहण में सहायक। तो ये हो गया पहला पार्ट था अपना, कौन सा? सारा प्रदान करने में सहायक। पहला पार्ट था अपना पत्ती, दूसरा पार्ट हो गया आपका तना, और तीसरा, पहला पार्ट जड़ था, दूसरा तना और तीसरा पत्ती। हेडिंग डालिए, लीफ क्या पत्ती, लीफ पत्ती। लीफ क्या पत्ती किसे कहते हैं? तने का हरा चपटा फैला हुआ भाग जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, क्या कहलाती है? पत्तियां कहलाती हैं। ठीक है, मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करना। इसी कारण इन्हें पादपों का रसोई घर भी कहा जाता है। लिखिए रेस्ट करके, तने का हरा चपटा, तने का हरा चपटा, हरा चपटा फैला हुआ भाग, हरा चपटा फैला हुआ भाग जो पार्श्वीय नोड या परव संधियों पर, पार्श्वीय नोड या परव संधियों पर उत्पन्न होता है, परव संधियों पर उत्पन्न होता है।
तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों का संग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों का संग्रहण करता है, संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करता है। पत्ती कहलाता है, पत्ती कहलाता है। मतलब हरा भाग क्या कहलाएगा? पत्ती कहलाता है। ठीक है, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करता है, क्या कहलाता है? पत्ती कहलाता है। अगले से लिखिए पर्ण के भाग, पत्तियों के प्रमुख भाग। पत्तियों के प्रमुख भाग, पहला पार्ट लिखिए पर्णाधार। पर्णाधार पत्तियों का आधारीय भाग किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? परव संधियों से। क्या कहलाता है? पर्णाधार। दस लगा के लिखिए पर्ण का आधार भाग होता है ये पर्ण प्लस आधार। दस लगा के लिखिए तने की परव संधि से जुड़ा भाग, तने की परव संधि से जुड़ा भाग। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा ना पत्तियां किससे जुड़ी होती है, तो वो ये तो पूछेगा नहीं आंसर के अंदर की तने से, जड़ से या किस भाग से जुड़ी होती है, तो अपना आंसर क्या देगा? वो परव संधि देगा। ध्यान रखना, सबको ही पता है ना पत्तियां तो तने पे ही लगी होती है, तो इतना एग्जाम लेने वाला भोला है नहीं। किससे लगी होती है? परव संधि से। तने की परव संधि से जुड़ा भाग, परव संधि से जुड़ा भाग क्या कहलाता है? पर्णाधार। अगला पाठ लिखिए पर्णवृंत। पर्णवृंत मतलब पर्णाधार से आगे वाला पतला भाग, ठीक है, जिससे पत्ती जुड़ी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं। 10 लगा के लिखिए पर्ण का डंठल। पर्ण का डंठल जिससे पत्ती शाखा द्वारा जुड़ी होती है, जिससे पत्ती शाखा द्वारा जुड़ी होती है, पत्ती शाखा द्वारा जुड़ी होती है। इसी में लिखिए बांस, धान, दूब में पर्णवृंत अनुपस्थित। पर्णवृंत अनुपस्थित इन पत्तियों को क्या कहते हैं? अवृंत पत्तियां कहते हैं। ठीक है, जिनके अंदर वृंत अनुपस्थित। और तीसरा पार्ट लिखिए पर्णफलक। पर्णफलक किसे कहेंगे? ये वाला पार्ट हो गया। फिर इस वाले पार्ट को हमने क्या नाम दिया था? पर्णाधार। क्या नाम दिया था? पर्णाधार। फिर ये क्या हो गया था? पर्णवृंत। और ये वाला जो खुला हुआ सा भाग है इसे हम क्या कहेंगे? पर्णफलक के नाम से। कार्य क्या होता है पर्णफलक? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। पर्णफलक 10 लगा के लिखिए पत्तियों का चपटा फैला हुआ भाग, पत्तियों का चपटा फैला हुआ भाग जो प्रकाश संश्लेषण करता है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है। चपटा फैला हुआ भाग जो प्रकाश संश्लेषण करता है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है। अब देखिए पत्तियों के अंदर यहाँ आपको धारियां सी दिखाई देगी। अब कुछ पत्तियां होती है इनके अंदर ये धारियां क्या होती है? इस प्रकार की होती है, ठीक है। और कई पत्तियों के अंदर ये धारियां इस प्रकार से जाल रूपी पाई जाती है। अब जिन पत्तियों के अंदर ये जाल रूपी है उन्हें तो हम क्या कह देंगे? जालिकावत शिरा विन्यास। और सीधी है उन्हें शिरा विन्यास। तो शिरा विन्यास है क्या? शिराओं तथा शिरिकाओं से मिलकर बनी इकाई क्या कहलाती है? शिरा विन्यास। जैसे लिखिए शिराओं तथा शिरिकाओं, शिराओं तथा शिरिकाओं से मिलकर
से मिलकर बना पर्णफलक का भाग, पर्णफलक का भाग, पर्णफलक का भाग। अगले से लिखिए जालिकावत शिरा विन्यास, जालिकावत शिरा विन्यास। ये किसमें होता है भाई, मोनोकोट में होता है या डाइकोट? कुछ भी नहीं रटना आपको, इतना ध्यान रखना है कि गेहूं की जो पत्तियां होती है ना, वो सबने देखी लंबी होती है, ठीक है, और लंबी होती है उनमें समांतर होता है, और गेहूं क्या है, एक बीजपत्री। याद नहीं रहना, कई बार एग्जाम टाइम में स्ट्रेस आ जाता है दिमाग पर, तब एग्जाम्पल याद रख लिया करो अपने आसपास का। तो गेहूं क्या है, एक बीजपत्री, तो वहाँ कौन सा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो बस कौन गया, द्विबीज, द्विबीज। तो डैश लगा के जालिकावत शिराविन्यास, डैश लगा के लिखिए द्विबीजपत्री पादपों में। द्विबीजपत्री पादपों में, तो ब्रैकेट में लिख लेना। और द्विबीजपत्री के तो सारे ही एग्जाम्पल है, अपने चारों तरफ जो भी दिखाई देता है सारे द्विबीजपत्री है। अंजना द्विबीजपत्री में आता है जिनमें दो बीजपत्र उपस्थित है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, स्माइलेक्स अपवाद, स्माइलेक्स अपवाद। ये एक बीजपत्री है लेकिन इनमें शिराविन्यास कौन सा पाया जाता है, हाँ दोनों ही। लिखिए समांतर शिराविन्यास, समांतर शिराविन्यास, समांतर शिराविन्यास किसमें होएगा, एक बीजपत्री पादप, मोनोकोट प्लांट के। फैसला पे लिखिए एक बीजपत्री पादपों में, और ब्रैकेट में लिख लेना केलोफिलम। ये क्या है, द्विबीजपत्री है लेकिन इसमें समांतर शिराविन्यास पैदा होता है, अपवाद है। केलोफिलम क्या है, अपवाद है। अपवाद याद रहे ना रहे, अपने को ये जरूर याद रखना है कि जालिकावत किसमें है, द्विबीजपत्री में, और समांतर किसमें है, एक बीजपत्री में। तो ये हो गए पत्तियों के प्रमुख भाग, पर्णाधार, पर्णव्रत और पर्णफलक। तीन भाग होते हैं। पत्तियों का तने की परव संधि से जुड़ा भाग पर्णाधार, परव संधि से निकलने वाला पतला तंतु पर्णव्रत, और आगे का मोटा भाग जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है पर्णफलक। फिर हेडिंग डालिए पर्ण के प्रकार, पत्तियों के प्रकार। हाइपोक्लिस, पर्ण के प्रकार, पर्ण के प्रकार। पहला प्रकार लिखिए सरल पर्ण, सरल पर्ण, सरल पर्ण, सरल पर्ण। फैसला लिखिए पर्णफलक में कटाव अनुपस्थित हो, पर्णफलक में कटाव अनुपस्थित हो, कटाव अनुपस्थित हो, या कटाव मध्य सिरा तक, मध्य सिरा तक व पर्णव्रंत तक न फैला हो, मध्य सिरा तक या पर्णव्रंत तक न फैला हो। देखिए पीपल के अंदर ये जो पत्तियां होती है ना, इनमें कटाव तो होता है लेकिन इस प्रकार की पत्तियां होती हैं, मतलब यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको कटाव मिलेगा, ये नहीं कि पूरी तरह से पत्तियां यहाँ से कटी हुई है। तो ये वाली जो सिरा है ना, इसको हम बोलते हैं मध्य सिरा। यदि कटाव यहाँ तक आ गया, पत्तियां कटी हुई है, यहाँ तक कटी हुई है, ठीक है, तब तो ये अपने सरल पर्ण में नहीं आएगी। और कटाव है लेकिन बिल्कुल बाहरी छोर पे उपस्थित है, तब इन्हें हम क्या कह देंगे, सरल पर्ण कह देंगे। अगला प्रकार लिखिए
एग्जाम्पल लिख लेना इसके, आम पीपल, आम पीपल। लिखिए संयुक्त पर्ण, संयुक्त पर्ण, ये इसका उल्टा हो जाएगा संयुक्त पर्ण। कटाव जब कहाँ तक हो, इस पर्ण वृंत तक हो या फिर मध्य शिरा तक हो, तो इसे हम क्या कह देंगे, संयुक्त पर्ण कह देंगे। वैसे लगा के लिखिए कटाव मध्य शिरा या पर्ण वृंत तक फैला, कटाव मध्य शिरा या पर्ण वृंत तक फैला, कटाव मध्य शिरा या पर्ण वृंत तक फैला, पर्ण वृंत तक फैला। उदाहरण लिखिए गुलाब, गुलाब, नीम, नींबू। तो नीम की पत्तियां क्या होती है, नीचे तक कटाव रखती है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, संयुक्त पर्ण में। तो ये दो प्रकार हो गए अपने, सरल पर्ण और संयुक्त पर्ण, ठीक है। फिर हेडिंग डालिए पर्ण विन्यास, पर्ण विन्यास, पर्ण विन्यास। देखिए तने पर या शाखाओं पर पत्तियां जिस क्रम में लगी होती है उसे हम क्या कह देंगे, पर्ण विन्यास कह देंगे। रचना के लिखिए तने व शाखाओं पर, तने व शाखाओं पर, तने व शाखाओं पर पत्तियां जिस क्रम में, पत्तियां जिस क्रम में लगी होती है, जिस क्रम में लगी होती है, इस व्यवस्था को पर्ण विन्यास कहते हैं, इस व्यवस्था को पर्ण विन्यास कहते हैं। जो निम्न प्रकार का होता है, जो निम्न प्रकार का होता है, जो निम्न प्रकार का होता है। प्रकार लिखिए एकांतर, अब देखिए एकांतर में क्या होता है, ये डंठल है और इसके ऊपर ये परव संधि है, यहाँ एक पत्ती उपस्थित है, यहाँ दूसरी पत्ती उपस्थित है, मतलब एक बाईं तरफ उपस्थित है और एक दाईं तरफ उपस्थित है। एक परव संधि से यदि एक पत्ती एक साइड में जुड़ी हो तो इसे हम क्या कह देंगे, एकांतर कह देंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये पीछे हो गई तो ये वाली पत्ती थोड़ी सी आगे हो जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ ये वाली पत्ती हो जाएगी। इस प्रकार से एकांतर क्रम में ये पत्तियां लगी रहती है। जैसे आगे लिखिए एक परव संधि, एक पर्ण विन्यास चल रहा है, एकांतर पर्ण विन्यास से पहला प्रकार। एक परव संधि पर, एक परव संधि पर एक पर्ण उपस्थित, एक पर्ण उपस्थित, उदाहरण लिखिए गेहूं, सरसों, तंबाकू, गेहूं, सरसों, तंबाकू। गेहूं, सरसों, तंबाकू। अगला प्रकार लिखिए सर्पिल, सर्पिल। अब देखिए इनमें क्या होता है, पपीता वगैरह जो होता है ना, इनकी पत्तियां देखना, पपीता एक डंठल है और इस डंठल पर एक परव संधि पर एक ही पत्ती लगी हुई है, लेकिन ये पूरी पत्ती को क्या है, पूरे भाग को क्या है, घेरे हुए रहती है, ठीक है। तो ये सर्पिल आकार में पाई जाती है। इस प्रकार से इस डंठल को ये चारों तरफ से पूरी तरह से घेरे रहती है, तो इसे हम क्या कह देंगे, सर्पिल कह देंगे। जैसे लगा के लिखिए गुड़ल पपीता, गुड़ल पपीता, गुड़हल पपीता। और अंतिम प्रकार लिखिए इसका, एक समुख है और एक समुख, समुख। अगला प्रकार लिखिए समुख, समुख या विपरीत, विपरीत। इसमें क्या होगा, अब इसमें एकांतर में तो मैंने क्या बताया, एक
परव संधि से एक पत्ती जुड़ी हुई है एक साइड के अंदर, अगला जो पत्ती का अनुक्रम होगा वो दूसरी साइड के अंदर होगा, मतलब एक पहले दाई फिर बाई फिर दाई फिर बाई, इस प्रकार से। और सम्मुख या विपरीत में क्या होगा, ये एक परव संधि है, यहाँ पत्ती उपस्थित और यहाँ पत्ती उपस्थित, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत पत्तियां उपस्थित है। जैसे आगे लिखिए, आक अमरूद, आक अमरूद आदि में, आक अमरूद आदि में प्रत्येक परव संधि पर, प्रत्येक परव संधि पर दो पर्ण उपस्थित, ना एकांतर में आ गया, एकांतर में आ गया, आमने सामने नहीं लगे, देखना आता है, ठीक है, आमने सामने नहीं लगे। और लास्ट प्रकार लिखिए चक्री, चक्री, चक्री 10 लगा के लिखिए, एक परव संधि पर 3 या अधिक पर्ण उपस्थित, एक परव संधि पर 3 या अधिक परव संधि उपस्थित, 3 या अधिक परव संधि उपस्थित। तो ये हो गया शिरोविन्यास, किस प्रकार से एक तने के ऊपर, एक डंठल के ऊपर पत्तियां लगी होती है। 3 या अधिक पर्ण उपस्थित, एक परव संधि पर 3 या अधिक पर्ण उपस्थित। एग्जाम्पल लिख लीजिए, कनेर, कनेर, एक लाइन लिखिए, अनुपरण, हेडिंग डाल के डैश लगा के लिखिए, अनुपरण, अनुपरण। देखिए, पर्णाधार के पार्श्व में, पर्णाधार के पार्श्व में, पर्णाधार के पार्श्व में उत्पन्न पर्ण के समान अतिवृद्धियां, पर्ण के समान अतिवृद्धियां, मतलब पत्तियां नहीं होती लेकिन पत्तियों के समान संरचनाएं होती है, जो कहाँ पे उत्पन्न होती है, पर्णाधार पर उत्पन्न। अगला अपना टॉपिक है पर्ण के रूपांतरण, और वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन, ठीक है। आज के लिए यहाँ तक याद करके